फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ग्रुप में क्या होगा डाटा मूवमेंट ग्रुप के अंदर? कौन सी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर आएंगी? हाँ जी, ईशा बताएं शाबाश। डाटा मूवमेंट ग्रुप के अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शंस आएंगी? सर मेरे ख्याल से डाटा किस जगह से किस तरफ जाना है ये इंस्ट्रक्शन होंगी। हाँ बिल्कुल, मूव की इंस्ट्रक्शन होगी जस्ट। ठीक है। अच्छा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस में किस तरह की इंस्ट्रक्शंस आएंगी? लॉजिकल अर्थमेटिक, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और लॉजिकल ऑपरेटर्स में प्लस एंड और वगैरह। ठीक है। प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर क्या होगा? करके वो ऑपरेटर अप्लाई करके वो प्रोग्राम क्या करेंगे, क्या काम करना है प्रोग्राम में, ये सारा कुछ। कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, जिस कंडीशन पे कोई लूप या इफ एल्स कंडीशन चलेगी। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो कंडीशन हम इसके अंदर मैनेज करते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में क्या होगा? सारे जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो मतलब ये ऊपर हमने ये जो ऊपर जो पॉइंट पड़े इनमें काम नहीं किया गया, कोई अलग से काम देना उसको वो। चलिए ठीक है। इसमें इंटरप्ट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इंटरप्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। अच्छा, डाटा मूवमेंट मूव होगा, अर्थमेटिक हो गया। अच्छा बेटे, उसके बाद है कि मेमोरी के 4 हिस्से होते हैं ऐसे। अब आपने मुझे बताना है, फर्ज करें पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसमें 4 डिपार्टमेंट है। ठीक है, आईटी इधर आ गया, आईबी इधर आ गया, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद लॉ। 4 डिपार्टमेंट अलग अलग बनाने का फ़ायदा क्या होगा? सारी क्लासेस मिक्सअप क्यों नहीं कर सकते हम पूरी कैंपस के अंदर? सॉर्टिंग है मेरे मैनेजमेंट में इजी होगा। क्या? मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट में इजी होगा। आईटी का सारा काम इस जगह पर है। ये ठीक है, आईबी का सारा काम इस जगह पर है, कॉमर्स का सारा काम इधर है, लॉ का सारा काम इधर है। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा। ऐसे ही मेमोरी में 4 हिस्से होते हैं, इसको ऐसे आप समझ लें। एक का नाम है कोड सेगमेंट, एक का नाम है डाटा सेगमेंट। ठीक है, एक का नाम है स्टैक सेगमेंट और एक का नाम है एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है। कोड सेगमेंट, जो कोड है, कोड का क्या मतलब होता है? जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, फर्ज करें आप लोगों ने प्रोग्राम बना लिया असेंबलर पे, जब आप कंपाइल करते हैं तो कंपाइल होने के बाद आपका प्रोग्राम किस मेमोरी किस हिस्से में जाके लोड होता है, उस हिस्से का नाम है कोड सेगमेंट। वो जो हेक्साडेसिमल सर। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जी कंपाइल, तो क्या ये मेमोरी में प्रोग्राम लोड होता है आपका? जी सर। मेमोरी किस हिस्से में लोड होता है? कोड में, डाटा में, स्टैक में के एक्स्ट्रा में? ये कोड कोड में सेक्शन। सेव होता है। ठीक है, जी ये कोड सेगमेंट में सेव होता है। तो कोड सेगमेंट में फिर इस तरह के चीज़ें जो लोडिंग टाइम में जरूरत होगी वो पड़ी होंगी। अच्छा, उसके बाद अगर डाटा सेगमेंट, इसमें क्या होगा? यूजर डिफाइंड डाटा। यस सर। कुछ इस तरह का होगा, जो यूजर ने डाटा लिखा है यूजर डिफाइंड है, या दूसरी तरह के डाटा है वो इस सेगमेंट में होगा। अगर मुझे डाटा चाहिए तो मैं पूरी मेमोरी को छोड़कर से डाटा सेगमेंट में सर्च आउट करूंगा, मुझे डाटा मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्टैक सेगमेंट, स्टैक हम पढ़ेंगे तब आपका इसको ज़रा और आइडिया होगा कि स्टैक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक स्टैक सेगमेंट होगा हमारे पास। अच्छा, जब ना साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था तब तीन ही थे सेगमेंट असल में, कोड, स्टैक और डाटा, और इसके अलावा कोई नहीं था। तो साइंटिस्ट ने कहा कि क्यों ना हम एक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम एक एक्स्ट्रा सेगमेंट बना लेते हैं। अगर इन फ्यूचर कोड, डाटा और स्टैक के अलावा कोई और टास्क आ गया तो हम उसको फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट में उस चीज़ को मैनेज करेंगे। एहतियातन उन्होंने एक नया सेगमेंट बना लिया, उस वक्त की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने इसका नाम एक्स्ट्रा रख दिया कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है। सबको समझ आ गया? अगेन सुनिए, जब ये प्रोसेसर बना था जी तब सर। 3 ही सेगमेंट थे,
काम के, जो उनको काम कर, जिन पे काम हो सकता था। एक कोड था, एक डाटा था और एक स्टैक था। तो उन्होंने एहतियातन एक्स्ट्रा सेगमेंट बना लिया कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा मेमोरी है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे इस कंसेप्ट के साथ। ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि हमें इस एक ना वीडियो का कंसेप्ट आ गया। वीडियो क्या होती है, अब मुझे आप बताएं शाबाश। It's a motion form of pictures. वेरी गुड। एक कोई स्क्रीन होगी ना, कोई जिस पे कोई डाटा मूव कर रहा होगा। ठीक है। ये आपके पास वीडियो है, एक स्क्रीन। एक कंसेप्ट स्क्रीन क्या होती है, इसमें फिर कंसेप्ट है कि स्क्रीन पे आपने डाटा दिखाना है ऐसे रोज और कॉलम की फॉर्म में। ठीक है। जैसे स्क्रीन है, ये देखेंगे, ये पहले आपके पास एक रो है, उसके बाद फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो। जब आप लिखते हैं वर्ड पे ऐसे ही होता है ना आपके पास, Yes, एक sir. लाइन के लिए आप लिखते हैं। तो नॉर्मली एक स्क्रीन में 25 लाइंस होती हैं, 25 लाइंस होती हैं। ठीक है। चलें, जब स्क्रीन वीडियो का कंसेप्ट है कि वीडियो मेमोरी होनी चाहिए जिसमें हम वीडियो देख सकें, तो साइंटिस्ट ने इस वीडियो मेमोरी को फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट में एडजस्ट किया इस मेमोरी के अंदर। समझ आ गया। तो नॉर्मली जब कोई चीज़ बनती है ना, तो ऐसे ही बनती है। बाई चांस उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ बना ली ताकि इन फ्यूचर की मसला हो तो हम इसको इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो उस सेगमेंट का नाम हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट था। ओके, तो सबको समझ आ गया। जब ये Yes, sir. सेगमेंट का मतलब है, मेमोरी जब बनी थी तो इसमें था डाटा था, स्टैक था, और एक्स्ट्रा सेगमेंट एहतियातन बना दिया। लेकिन बाद में फिर इस सेगमेंट के अंदर क्या चीज़ एडजस्ट की गई, मैनेज की गई इस एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर? वीडियो। वीडियो मेमोरी। इसका मतलब जो वीडियो में चलती है, हम अगर कोई वीडियो चलाते हैं, प्ले करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में वो चलती है। समझ आ गया। फर्ज कर हमने कोई वीडियो चलानी है, तो वो किस मेमोरी में चलेगी? एक्स्ट्रा सेगमेंट में चलेगी। अच्छा बेटा, आपने C++ प्रोग्राम कंपाइल करना है, तो प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद कहाँ जाएगा? Code कोड segment. सेगमेंट। वो कोड सेगमेंट में जाएगा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद। ठीक है। अगर आपने उसके ऊपर कोई डाटा या अरे डिफाइन की है, अरे किधर जाएगी? Data डेटा segment. सेगमेंट। अरे डाटा सेगमेंट में जाएगी, प्रोग्राम कोड में जाएगा। तो ऐसे मेमोरी के अलग अलग हिस्से हैं और हर हिस्सा अपना अपना काम कर रहा है। ऐसे मेमोरी को मैनेज करना ज़रा आसान हो गया। ठीक है। यस। ओके जी, फिर नेक्स्ट आ गया, आप लोगों ने शायद एक प्रोग्राम है, सब बच्चों ने AL और AH को प्लस किया है। जी सर। ठीक हो गया। तो AX के दो हिस्से हो गए, BX के दो हिस्से हो गए, CX के दो हिस्से हो गए और DX के भी दो हिस्से हो गए। जी। ओके। अच्छा, उसके बाद ये प्रोग्राम है, लिखा मूव 5 to AX। इसका मतलब मूव AX 5, मूव BX 10, ऐड AX BX। इसका आंसर क्या होगा फिर? ये फर्स्ट 3 लाइंस का क्या आंसर है? 15 सर। 15 BX में आएगा। वेरी गुड, AX में आएगा। एक्स नहीं आएगा सर। ओके, 15 AX में आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, मुझे ज़रा पढ़ के बताएं। फोर्थ लाइन में क्या Move लिखा BX हुआ to है? 15. Move ओके। BX to 15. ओके, BX में 15 आ गया। उसके बाद जी। AX plus ऐड BX. AX और BX ऐड करें जी, बताएं क्या आंसर 20 आएगा? आ जाएगा। एक तो 30 आ 20. जाएगा। 30 आ जाएगा। 20 सर। 20 के 30 30। 20 आएगा। 30 आ जाएगा। देखो ध्यान से बेटा, मैं इसमें देखिए ध्यान, ये चीज़ ओवरराइट होती है। जब स्टार्ट किया तो AX में 5 था, BX में 10 था जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है। AX में 5 जमा 10 15 हो गया, तो ये इसकी वैल्यू 5 से 15 होगी। BX में हमने 15 मूव किया, ये ओवरराइट हो रहा है रजिस्टर, ये 15 आ गया। अब ऐड किया A को B के साथ, 15 जमा 15 तो 30। समझ आ गया।
तो ये ब्लॉक ओवरराइट होते जाएंगे, जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो अपने अंदर होल्ड करेंगे। सबको समझ आ गया? यस सर। सर जो रन टाइम के अंदर हम वैल्यूज एंटर कर रहे होते हैं वो डाटा सेगमेंट के अंदर जाती हैं। नहीं, ये इसकी बात कर रहे हैं जो अभी हमने प्रोग्राम देख रहे हैं, ये वाला। यस सर। ये तो डाटा में तो नहीं जाएगा, ये तो डायरेक्ट आपका उसमें जा रहा है, रजिस्टर के अंदर जा रहा है। ABCD हमारे पास रजिस्टर है ना, हमने अभी मेमोरी को इस्तेमाल की ही नहीं है कहीं पे भी। हम पढ़े कि मेमोरी होती है, जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम उसको देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। ये सारे का सारा काम रजिस्टर्स के अंदर हो रहा है जो कि प्रोसेसर के अंदर होते हैं। ठीक है, अगेन देख लें ध्यान से। ये हमारे पास प्रोग्राम है, मैं इसे कंपाइल किया। ओके बेटा, अगर आपका काम यहाँ पर हो रहा होगा इस हिस्से में, ये हिस्सा कौन सा है? रजिस्टर का हिस्सा, जो कि CPU के अंदर है। समझ आ गया? ये यस हिस्सा सर। Yes, है sir. रजिस्टर्स का हिस्सा है। और अगर आप अपना काम करें, इसके व्यू में जाके मेमोरी के अंदर चले जाएं, यहाँ पर अगर काम यहाँ पर करें, ये कोड सेगमेंट और ये बाकी चीजें होंगी। अब आप बताएं कि ठीक हो हम गया, अभी थैंक काम यू किस सर। पे कर रहे हैं। अभी हम काम ना रजिस्टर पे कर रहे हैं, ठीक है सारा। अभी हम इस पे अब शिफ्ट नहीं किया। इस वाले हिस्से के मेमोरी के रैंडम एक्सेस मेमोरी के 4 हिस्से हैं। कौन कौन से हैं? 4 हिस्से हैं सर, कोड सेगमेंट है, डाटा सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट है और एक्स्ट्रा सेगमेंट। हाँ जी, चलो ठीक है, एक से वेट करिए। अब उधर बैठे मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, तो ये सब कुछ समझ आ गया? रजिस्टर का मतलब जी ये सर। होगा और मेमोरी का मतलब ये होगा, ठीक है। तो अभी अगर हम सिर्फ ABCD की बात करेंगे तो वो जस्ट रजिस्टर्स है, उसका मेमोरी से कोई ताल्लुक नहीं है, फिलहाल नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास जो जनरल फॉर्मेट ये होगा, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होगी, जैसे कि ऐड हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद डेस्टिनेशन, जहाँ पर रिजल्ट आपका सेव होगा EX, और उसके बाद सोर्स। BX हमारा सोर्स है, EX हमारा डेस्टिनेशन है। समझ आ गया? अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी भी होती है जैसे DEC हो गया। DEC का मतलब होता है डिक्रीमेंट। मैं बताता हूँ, बैठो मैं बताता हूँ। सिस्टम ऑन कर दो, कर दो। डी मतलब होता है डिक्रीमेंट। समझ आ गया? अगर मैं ऐसा लिख दूं DEC-CX, समझ आ गया? फर्ज करें जी CX मेरा 10 है, मैं लिखूं इंस्ट्रक्शन DEC-CX। DEC का मतलब है डिक्रीमेंट, तो CX की वैल्यू 10 से क्या हो इसमें जाएगी? 9 हो जाएगा। 9। 9 हो जाएगी। समझ आ गया? तो DEC एक पैरामीटर लेता है। तो इंस्ट्रक्शन में दो तरह की इंस्ट्रक्शन होती है, सिंगल पैरामीटर वाली और 2 वाली। इसको हम ऑपरेंड कहते हैं टेक्निकल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ऑपरेंड्स। कुछ इंस्ट्रक्शन में एक ऑपरेंड होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन में 2 होते हैं। 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 ही होंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ABC 3 वैल्यू है, तो कैसे जमा करें इनको? एक मेरे पास AX, एक मेरे पास BX है, एक मेरे पास CX है, ठीक है। AX में फर्ज करें 5 है, BX में 10 है, CX में 15 है। इनका आंसर क्या आता है तीनों का अगर जमा करें तो? 30। 30 आंसर कैसे लाएंगे आप? सर AX सर plus BX plus CX plus AX।
नहीं, मुझे बताएं जरा शाबाश, क्या होगा पहले हम या वैल्यू साइन and करेंगे। पहले ए एक्स में और बी bx एक्स ऐड दो करें। वैल्यू ऐड कर ली, ए एक्स जी में 15 आ गया, यहाँ पर 15 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? ax में cx ऐड करें। ऐड एक्स और bx। फिर ऐड करेंगे ए एक्स में सी एक्स, ताकि 30 वैल्यू आपकी आ जाए। समझ आ ओके गया? सर। ओके मैक्सिमम 2 ही ऑपरेंड आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो ऐसे करके ना आपको 2-2 करके आपको अपना आंसर लाना पड़ता है इस केस में। चलिए, अच्छा, उसके बाद आ गया नेसम, लिंकर और डिबगर। ठीक हो गया। नेसम, लिंकर, डिबगर कहने के ये सॉफ्टवेयर होते हैं। हम इस्तेमाल करें 8086 सॉफ्टवेयर, 8086। ठीक है। ऐसे ही नेसम भी होता है और बाकी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, लिंकर भी है, डिबगर भी है, एएफटी भी है। अच्छा चलें, इसका मतलब ये है, अगर आपने सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाना है तो आप सी फ्री में कर लें, टर्बो पे कर लें, डेप पे कर लें, क्या तीनों में प्रोग्राम बन जाता है? थोड़ी सी यस सर। जी थोड़ी सर। चेंजेस के साथ तो बन जाता है। ऐसे ही हमारे केस में ये है। अच्छा, अगर आप फर्ज करें कि नेस में करते, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर इसको पढ़ें शाबाश। ORG 0x100। 100, ये कह लें कि हेडर फाइल है। और 8086 में हेडर फाइल का नाम हमारे पास है ये वाली ORG100H। समझ आ गया? दोनों की ये हेडर फाइल है, ये नेसा में लगती है, और जिसमें हम काम करते हैं उसकी हेडर फाइल क्या है? ORG100, इसमें आप 100। ये लिखिए। अच्छा, उस पे नेसम पे लिखते थे ऐसे मूव AX, ये लिखते थे कोड सारा। ठीक है। हम यहाँ भी लिखते हैं सिर्फ RAT, बाय डिफॉल्ट लिखा होता है RAT, तो इसके हेडर फाइल की जगह ये लिखा जाता है। सबको समझ आ गया? जी सर। ये लिखा, ओके। ये जो सेंटर वाला कोड होगा ये दोनों में सेम होगा, नेसम में भी सेम है और इसमें भी सेम है, ये कोड सेम होगा सारे का सारा, लेकिन बाकी चीज़ें ऐसी लिखी जाती हैं। लेकिन नेसम ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज़रा मुश्किल है, फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा होता है नेसम 8086 से, लेकिन इससे भी काम सारे के सारे हो जाते हैं। सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अब उसके बाद आ गया हमारे पास ना दो तरीके हैं मेमोरी में प्रेजेंट करने के। पहला तरीका है लिटिल लिटिल एंडियन नोटेशन, लिटिल एंडियन नोटेशन। ठीक है। इसका मतलब ये होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी लेफ्ट पर होगी, लीस्ट राइट पर होगी। इसका क्या मतलब है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी होती कौन सी है? अगर हम लिखें 1001, इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है? सर लेफ्ट पे जो 1 है, ये वाला, इसकी वैल्यू लेफ्ट ज़्यादा है। मोस्ट। अगर आप देखें ना, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 8 है। ठीक है। तो 8 वाली बिट जो होगी इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ओके। इंटेल क्या करता है? इंटेल का जो प्रोसेसर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो लिटिल एंडियन नोटेशन इस्तेमाल करता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट पर होगी और लीस्ट राइट पर होगी। समझ आ गया? लेकिन जो मोटरोला है वो करता है इस्तेमाल बिग एंडियन नोटेशन। इसका मतलब है लीस्ट लेफ्ट पर होगा और मोस्ट राइट पर होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है सर? अच्छा देखिए, मोटरोला उल्ट चलता है। मोटरोला का जो ना स्ट्रक्चर है वो जो हाई वैल्यू है वो राइट पर करता है। समझ आ गया? वर्ड को ना प्रेजेंट करने का जो मेथड है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। फर्ज करें अगर आपको 12 की बाइनरी क्या होती है बताएं जरा। 12 की बाइनरी क्या होती है? 1100, ऐसे है ना, 1100। ये है लिटिल एंडियन स्कीम। इसमें इस वाली 1 की वेटेज ज्यादा है, ये वाला 0 1 के बराबर है, ये वाला 0 2 के बराबर है, ये वाला 1 4 के बराबर है और ये वाला 1 8 के बराबर है, अगर हम बात करें। ठीक है। और ये इंटेल के अंदर ये स्कीम इस्तेमाल की जाती है। इंटेल इंटेल का जो प्रोसेसर है वो लिटिल एंडियन नोटेशन पे काम करता है। ठीक है। लीस्ट टू, ऐसे कहने लीस्ट राइट पर होगा और जो होगा दूसरा आपका
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो लेफ्ट पर होगी। लेकिन मोटरोला का क्या स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होगा? जी बताएं, मोटरोला में क्या होगा? लीस्ट सर लेफ्ट साइड पे होगी। हाँ, उसका रिवर्स होता है स्ट्रक्चर। चलिए, होपफुली सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारी बात है कि फिजिकल ड्रेस क्या होता है। फिजिकल ड्रेस का मतलब है, अच्छा ये बताएं, आप लोगों ने वो असाइनमेंट बना ली सब बच्चों ने? कौन सा वाली एल सर? एल और बी एल को ऐड करना है, इस तरह का कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना, 8 बिट को ऐड करना। सर मैंने अभी एक बनाई है, मुझे वो बस बन तो गई लेकिन पता नहीं सही बनी है क्या है। आपको वैसे काम मैंने करवाया था, 2 रजिस्टर को जमा करना, एक एक रजिस्टर के जो 2 सब पार्ट को प्लस करना। यस सर। जी सर वो अभी सेम। थोड़ी देर पहले आपकी मेल आई है। हाँ जी, मेल आई है ना। अच्छा चलिए, उसको हम देखते हैं। अच्छा, वो उसका आंसर होता है हमारे पास 180। ठीक है, अगर आप 180 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तकसीम करेंगे 16, ओवरऑल बता दें तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर आएगा 16 के साथ बी। तो बेटा आपका आंसर B4 होना चाहिए उसके लिए। बस आप आ लिख गया लें, सर B4। B4 है तो B4 आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर B4 होगा। चलिए, इस पे हम फिर अगले लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करें फिजिकल एड्रेस की। अगर फर्ज करें कि एक बिल्डिंग, एक कैंपस है, उसमें 4 डिपार्टमेंट है, और चारों डिपार्टमेंट में रूम नंबर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, रूम नंबर 1, ये भी 1 आ गया, और ये भी 1 आ गया। ये आईटी है, ये कॉमर्स है, ये आईबीए, और उसके बाद लॉ। ओके, अगर मैंने इस कमरे में जाना है तो मुझे क्या बताना पड़ेगा इसके लिए? लॉ डिपार्टमेंट के रूम नंबर 1 में जाना है, ये होगा ना, हमें कुछ इस तरह का वर्डिंग बतानी पड़ेगी। अच्छा, फर्ज करें आईटी आईटी डिपार्टमेंट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमर्स को 2 से करते हैं, आईबी को 3 से करते हैं, और लॉ को 4 से करते हैं। तो फिर मुझे क्या बताना पड़ेगा कि मैंने 41 में जाना है? कुछ इस तरह से होगा। यस सर। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने जो आपका रूम नंबर है उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अपेंड कर दी है, ताकि वो उसको पहचानना आसान रहे पूरे स्ट्रक्चर के लिहाज से। अगर मैं 31 लिखूँ, इसका मतलब क्या होगा? आईबीए का रूम नंबर 1। IBA का रूम नंबर 1। अगर मैं 32 लिखूँ, इसका मतलब क्या होगा? सर IBA का रूम नंबर होगा फिर। रूम नंबर 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि फिजिकली, लॉजिकली ये 2 ही है। लॉजिकली आईबी के लिहाज से ये रूम नंबर 2 ही है इसके लिए लॉजिकली, लेकिन फिजिकली पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए हमें फिर अ, उस ब्लॉक के साथ कुछ एडिशनल मीनिंग लिखने पड़ते हैं, एडिशनल कुछ लिखना पड़ता है, ताकि हम फिजिकली उस चीज़ को देख सकें, असेस कर सकें। सबको समझ आ गया? यस जी सर। सर। ओके, ऐसे ही अगर मेमोरी में देखें तो ये हमारे पास मेमोरी आ गई। ठीक है, ये 90 हमारे पास क्या है, ये 90 ये डाटा है हमारे पास कोई? यस सर। ठीक है, जैसे ये C3 है, ये एक डाटा है, 90 भी एक डाटा है, EF4 भी एक डाटा है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डाटा मौजूद है। चलिए, हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। ओके, जिसमें मैंने भी हाईलाइट किया है, इस वाले स्लॉट का एड्रेस क्या है मेमोरी के अंदर? सर 0710B। 07110B। 0710 ये इसका एड्रेस है। अच्छा, ये बी कितने बिट का होगा? 4 बिट का बी है ना? 4 बिट का जी।
ये 0 कितने बिट का है? 4 ये 1 कितने बिट का है? 4 बिट, सारे 4 बिट के। सारे 4 बिट के हैं, ठीक है। ये भी 4 का है, ये भी 4 का है। अगर आप सारे 4 को जमा करें, क्या आता है आंसर आपके पास? 4 4 4 4 4, कितना आ गया? 20। 20 बिट का, ठीक है। अच्छा, जो एड्रेस था हमारा, उसमें हमने भी बात की थी रजिस्टर के अंदर, वो कितने बिट का होता है? रजिस्टर में डाटा कितने बिट का आ सकता है मैक्सिमम? 16 बिट। वेरी गुड। रजिस्टर में 16 बिट का आएगा, ठीक है। लेकिन मेमोरी के अंदर क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो कितने बिट का होगा? वो 20 बिट का होगा। 20 रीजन बिट। क्या है, मेमोरी में कुछ एडिशनल चीजें भी हम साथ लगाते हैं, इसलिए मेमोरी का एड्रेस 20 बिट का होगा। लेकिन जो रजिस्टर में जो डाटा आएगा वो 16 बिट का होगा। डाटा सारा 16 बिट का होगा पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन जिस मेमोरी के जिस ब्लॉक में वो डाटा स्टोर होगा वो 20 बिट का एड्रेस होगा, फिजिकल एड्रेस 20 बिट का होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम समझते हैं एग्जांपल के साथ। ये C390 लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये डाटा कितने बिट का है, ये वाला जिसको भी हाईलाइट किया गया? 40 बिट। नहीं, सी 4 बिट का सी है, 4 बिट का 3 है, अच्छा ठीक है। ठीक है, सही है। 16। 16 बिट का है। इसका मतलब है कि ये एक ब्लॉक 8 बिट का होगा, ये भी ब्लॉक 8 बिट का होगा। दो 8 बिट के ब्लॉक को अगर आप जमा करें तो 16 बिट बनते हैं। तो डाटा लेकिन 16 सर, बिट में भी डाटा 16 बिट का ही होगा यहाँ पर, लेकिन ये जो डाटा जिस एड्रेस पे पड़ा होगा वो एड्रेस 20 बिट का होगा। दोनों का मिला के 40 ना। नहीं, एक एक आपने करना है, जस्ट वन। एक ठीक। ब्लॉक का बस एड्रेस हमें चाहिए। हम्म। एड्रेस आपका होगा 20 बिट का, एड्रेस 20 बिट का होगा, लेकिन उस एड्रेस पे जो डाटा है वो आपके पास 16 बिट का होगा। समझ आ गया? एड्रेस में लिख रहा हूँ, एड्रेस आपका 20 का होगा, लेकिन 20 बिट के एड्रेस पे डाटा कितने बिट का होगा? 16 बिट। 16। 16 बिट का, यस। अच्छा, अब हमारे पास ना सेगमेंट सेगमेंट हमारे पास कौन से, अभी मैं उनके नाम अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, जरा फिर से बताएं मुझे। 4 सेगमेंट कौन कौन कोर से थे? सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, स्टैक एक्स्ट्रा सेगमेंट और सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट। और एक्स्ट्रा सेगमेंट, गुड, ठीक है। अगर हम मेमोरी में बात करें तो देखें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये कोड सेगमेंट हो गया, ठीक है। ये डाटा सेगमेंट, ये एक्स्ट्रा सेगमेंट और ये सेगमेंट, चारों सेगमेंट मौजूद है। इन सेगमेंट पे के किस हिस्से ब्लॉक में मैंने जाना है, मैंने अब उसको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। सेगमेंट कितने बिट का है, देखिए जरा ध्यान से। 4। सेगमेंट कितने, ये ले। फर्ज करेंगे सेगमेंट है CX है 0700, ये कितने बिट का है? 16 बिट। 16। वेरी वेरी गुड, सेगमेंट 16 बिट का होगा। हमने 16 बिट से फिर 20 बिट का फिजिकल एड्रेस बनाना है, ठीक है। जी। ये कैसे बनेगा, 20 बिट 16 बिट का फिजिकल एड्रेस कैसे बनेगा, उसके लिए टेक्निक हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम उसको भी देखते हैं डिटेल पे। हमारे पास एक सेगमेंट है, सेगमेंट का एड्रेस जो वो 16 बिट का है। ऑफसेट, ऑफसेट आप बढ़ेंगे, जैसे हमने कहा ना कॉमर्स IBA लॉ भी हमने देखा था, ये ऑफसेट है कह लें आप इसको, ठीक है। ये भी 16 बिट का होता है, ऑफसेट भी 16 बिट का होता है, सेगमेंट भी 16 बिट का होता है। सबको समझ आ गया? जी सर। अब हमने करना पता क्या है, सेगमेंट के राइट में हमने 4 जीरो खुद से लगा देने हैं। मतलब 16 बिट का एक्चुअल 16 बिट का था, और 4 बिट मैंने खुद से ऐड कर दिए राइट साइड पे। ऑफसेट 16 बिट का ऑफसेट है, और इसके लेफ्ट पे मैंने 4 बिट खुद से ऐड कर दिए। समझ आ गया कि कितने बिट का एड्रेस बन गया सेगमेंट 4 जीरो खुद से ऐड करने से? 20 20। बिट। ऑफसेट 16 बिट का था तो 4 बिट्स मैंने खुद ऐड कर दिए, तो ये भी 20 बिट्स का हो गया। अब अगर दोनों 20 बिट के एड्रेस को आप जमा करें तो आपके पास का 20 बिट का फिजिकल एड्रेस बन जाएगा।
यस सर। यस सर। ठीक हो गया। तो सीक्वेंस क्या है, सेगमेंट के राइट में 0 आपने ऐड करना है और ऑफसेट के लेफ्ट में आपने 0 ऐड करना है, 4 0। ओके, एक हम समझते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। बेटा फर्ज करें हमारे पास कोड सेगमेंट है 1D, डी और डी, ये कोड सेगमेंट है। और मेरे पास ऑफसेट, ऑफसेट जो एड्रेस है, ठीक है, ऑफसेट एड्रेस ये है 0100। अब इन दोनों को जमा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। मेरे पास कोड सेगमेंट है 1D, डी और डी। तो 0 किधर ऐड करना है, सेगमेंट एड्रेस के कहाँ पे 0 ऐड होगा, लेफ्ट राइट साइड साइड पे। राइट साइड। ये लीजिए, ये 0 मैंने खुद से ऐड कर दिया। और ऑफसेट का 0 कहाँ पर ऐड होगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये 0 मैंने खुद से ऐड कर दिया। और बाकी एड्रेस आपका वैसे ही होगा 0 1 0 और 0। आप इन दोनों को जमा करें, क्या आंसर आता है, 0 0 0 D0 D1। D+1 क्या होता है, ई। ई। D0 डी। D1 0 वन। 1। तो आपका आंसर फाइनल क्या बना, 1 1 डी ई डी 0। 1। ये है वो फिजिकल एड्रेस कोड सेगमेंट का जहाँ पे डाटा आपका मौजूद है, जिसको आप फाइंड करना चाह रहे हैं। समझ आ गया। रिलेटिव एड्रेस ये होगा, रिलेटिव एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस आपका यही है, लेकिन वो फिजिकली मेमोरी में किस जगह पर मौजूद है, वो एड्रेस कौन सा है आपके पास, ये वाला 1DED0। सबको समझ आ गया। अच्छा, इसका ना असाइनमेंट नंबर 3 भी अपलोड होगी, अगर आप देखें ना उस पर आपको उसकी मेल आ गई होगी। यस सर, देख लिए। उस पर आपके पास एक एक कोड सेगमेंट का एड्रेस होगा, एक ऑफसेट का एड्रेस होगा, दोनों को प्लस करके आपने अपना आंसर लेकर आना। ले आएंगे। यस सर। Yes, sir. ओके, तो स्कीम समझ आ गई, क्या करोगे आप, यस सर। जी बताएं शाबाश। कोड सेगमेंट पे राइट साइड पे 0 और ऑफ के लेफ्ट साइड पे 0 लगा के ऐड करेंगे। जी ठीक है। ओके जी फरवा, आप बताएं शाबाश, क्या होगा इसके लिए। सर इसके लिए कोड सेगमेंट के राइट पे हम लोग 0 ऐड करेंगे और जो ऑफसेट है उसके लेफ्ट पे 0 ऐड करेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को बैठ कर देंगे, गुड। तो असाइनमेंट नंबर 3 भी आप पेपर पे करके ना, इसको पेज पे करके तो इसकी पिक बना के अपलोड करेंगे सारे बच्चे। लेकिन असाइनमेंट नंबर 2 पे आपके पास ना 8 हैं डाटा, जिसको आपने BH BL वगैरह में जमा करना है, AH AL में जमा करना है। और ये 180 होता है डेसिमल का। जब आप इस 180 को 16 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 11 176 और 4 बच गया। 11 को हम B कहते हैं, तो B4 इसका आंसर होगा उस वाली असाइनमेंट का। अब इसको ट्राई सर करें। इसको स्टोर किसमें करवाना है? मैंने AL में स्टोर करवाया, AH में। एक AH में होगा, एक AL में होगा, एक BH में होगा, एक BL में होगा। समझ आ गए। सर वो ठीक है, वो समझ लग गई। मैं कह रहा हूँ ये जो टोटल आंसर आना है हाँ, कोई B4, मसला ये नहीं, मैंने आप AH में AH में करवा दें, किसी एक में करवा दें जमा, जिस जहाँ पे करवा आपको दी है सूट। सर, वो हो गई मैं। बस ठीक है, आप ओके अपलोड सर, करें असाइनमेंट, गुड शाबाश। ओके। ठीक है, आप करें। ठीक है जी, होपफुली सब बच्चों को इस फिजिकल ड्रेस में समझ आ गया होगा कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस पे आप अपना वो असाइनमेंट कंप्लीट करें, तो अगली क्लास में फिर हम फर्दर हम चीज़ों को देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।